हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको कुछ सिखाएगी, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले हम उन बेनिफिट को जानते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपके ड्रीम को पूरा करती हैं। कहीं ना कहीं आपने कुछ ड्रीम सोचा होगा, आप कुछ ना कुछ सपने रखते होंगे जो आपकी इस ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कहानी पढ़ने से क्या फ़ायदा है। राइट, हर कोई कहता है कि स्टोरी पढ़ो, किताब पढ़ो, बुक पढ़ो। फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है? सपोज आप हिंदी के ही स्टूडेंट हैं, हिंदी के ही स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम मोरल एंड वैल्यू सीखते हैं। वैल्यूज हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। राइट, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या हासिल करना चाहिए। राइट, जबकि मोरल हमें ये बताता है, नैतिकता हमें ये सिखाती है कि हमें सही और गलत में अंतर क्या है, सही और गलत क्या है। नैतिकता ये निर्धारित करती है कि हमारे विकल्प सही है या गलत है और किस सीमा तक सही है। राइट, और ये हम जब ये स्टोरी पढ़ते हैं तो मतलब जैसे तो हमें बिना कोई प्रीच किए, मतलब जैसे हर कोई नहीं उपदेश देने लगता है, तो बच्चों को जब उपदेश दीजिएगा तो लगता है कि लगा मुझे उपदेश देने, बड़ा आया उपदेश देने। तो इस तरह से तो हमें ये माना जाता है कि कहानी से हम बच्चों को मॉरल और वैल्यू सिखा सकते हैं विदाउट बीइंग प्रीचिंग। राइट, दूसरा फायदा हमें ये क्या है, जब आप हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज या कोई भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको नए वर्ड मिलेंगे। राइट, इससे आप अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा वर्ड होगा जब आप स्टोरी पढ़ने लगेंगे, बुक पढ़ने लगेंगे, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, है ना। तब जब हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको नए नए शब्द मिलेंगे। तब आप अपने स्किल को, आप अपने वचनों में दम ला सकते हैं, आप अपने बोली में दम ला सकते हैं। वैसे ही आप इंग्लिश सीखते हैं तो यहाँ पे जो लो लेवल का, तो समझिए लोकल, जैसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज, लोकल इंग्लिश ना सीख करके आप फिर जब आप अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे तो उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में बदल सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे हैं। तीसरा भी और भी मैं फ़ायदा बताऊँ आपको, तो आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि बुक पढ़ो, तब आपको बुक पढ़ना आएगा हिंदी का। वैसे ही अगर आप इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे तो आपकी भी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी। राइट, तब आप बातों को जल्दी जल्दी अनुसरण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। राइट, तो आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी इससे। और सपोज आपको नए वर्ड मिल रहे हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका एसेंट, बोलने का जो एसेंट है वो बिल्कुल अलग होगा, है ना। आप नहीं जानते हैं तो उनको बोलेंगे कैसे, तो ये सभी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको बोलने का जो आपका एसेंट होगा वो एब्सोल्युटली चेंज होगा। बिल्कुल जो आप अभी बोल रहे हैं, जैसे आप पढ़ते नहीं हैं, मतलब अभी आपका एसेंट ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड का वो अच्छा नहीं है, तो आप जब इसको रीडिंग करने लगेंगे तो आपका ये भी इम्प्रूव होगा। ये जो आपका एसेंट है या ऐसे कहें प्रोनाउंसिएशन, ये भी इम्प्रूव होगा। देखिए कितने फ़ायदे हैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने से। तो पहले हम छोटे छोटे स्टोरी को पढ़ेंगे, फिर हम बड़े बड़े स्टोरी को पढ़ना सीखेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी तो हो सकता है ना कि जब आपको कोई ग्रामर रूल बताता है या फिर आप ट्रांसलेशन के बहुत सारे स्ट्रक्चर जानते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात ट्रांसलेशन बनाते हैं, या फिर आपने ग्रामर के रूल से बहुत सारे पढ़ लिए हैं, ये एम है, ग्रामर का रूल आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। राइट, ट्रांसलेशन बनाते हैं, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसको अप्लाई भी तो कहीं करना है ना। आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे। तो यही छोटी छोटी स्टोरी जब पढ़ेंगे तो ये सभी आपको ग्रामर रूल्स, ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर सभी काम आएंगे, जिससे आप अपने, जैसे कोई इंग्लिश बोलता है ना,
तो आप उसके बातों को समझ पाएंगे और खुद भी बोल पाएंगे। तो यानी इसके बाद आपका स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, यानी आप बोलना भी सीखेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको अनगिनत फ़ायदे इससे बता सकता हूँ। मैंने ये क्यों बताया, ताकि आप वीडियोस देखें, आप समझें। वीडियोस ना देखें तो आप जाइए, बुक पढ़िए, अपना कोई भी बुक उठाइए और स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। और एकदम आपको जो बहुत सारे फ़ायदे होंगे माय फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप सीख पाएंगे बहुत कुछ। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक है आपके पास, उसको पढ़ रहे हैं, राइट। वीडियो कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो नए वर्ड मिलते हैं उनको क्या कीजिए, आप एक नोटबुक रखिए, स्पेशल एक डायरी रखिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। और ये भी लिखिए कि वो नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके क्या क्या हिंदी हो सकते हैं, और जो कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, जो सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ, उसके हिसाब से इसके लिए क्या सूटेबल हिंदी होगा, ये भी आप समझेंगे और लिख लेंगे, जो आपको वहाँ पे सूटेबल होता है फ्रेंड्स। तो एक स्टोरी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है, करना चाहें तो बहुत कुछ करने को है, नहीं करना चाहें तो कुछ नहीं है। और मैं एक और बात बताऊंगा कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। तो यहाँ पे जो वॉल्फ है, ये जो इसको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉल्फ, वॉल्फ, एंड ब्रिटिश इंग्लिश में जो हमें बोलना है वॉल्फ, है ना। बट हम क्या बोलते हैं इसको, ओल्फ, ओल्फ ओल्फ पढ़ते हैं। बट सही अगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखें हम तो होगा वॉल्फ, राइट। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको बस केवल कि इस कहानी के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको आप जब कहानी कुछ दूर तक जाएंगे सेंटेंस में, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं कहानी तो समझ ही नहीं पाया कि कहानी है क्या। पर मैं ये गारंटी के साथ कहूँगा कि कहानी नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये केवल बताने की कोशिश करूँगा कि हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उससे हम कौन कौन चीज़ें सीख सकते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरी कहानी आएंगे, दूसरी वीडियोस आएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको कहानी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज लिव्ड अ केयर फ्री बॉय विद हिज फादर। कि एक गांव में एक केयर फ्री बॉय रहता है अपने पिता के साथ। केयर फ्री का मतलब केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह, जिसे किसी चीज की परवाह ना हो। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि देयर लिव्ड अ केयर फ्री बॉय विद हिज फादर लिव इन अ विलेज, राइट, लाइक दिस, कि देयर लिव्ड अ केयर फ्री बॉय विद हिज फादर इन अ विलेज। द बॉयज फादर टोल्ड हिम, बॉयज के पिता ने कहा, टोल्ड हिम, उससे कहा कि दैट ही वॉज ओल्ड एनफ, ऐसा है कि मैं ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना, टू वॉच ओवर द शीप वाइल द ग्रेज इन द फील्ड्स। कि वे जब चरते हैं, खेतों में ग्रेजिंग करते हैं, अब मैं उतने लायक नहीं रह गया हूँ ताकि मैं इनकी देखभाल कर पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे जैसे बॉयज फ्रेंड आपने देखा या फिर जैसे वॉल्फ है, वॉल्फ जो है, इसको अगर सही प्रोनाउंसिएशन तो आपने देख लिया, लेकिन कोई पूछेगा आपसे इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, वॉल्फ्स, है ना। जैसे कि हम आप नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि जब सेंटेंस वो किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई हो, तो हम उसको चेंज करके बदल करके VES लिखते हैं, है ना। बाद में हम इसकी पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर जैसे हमने देखा कि बॉयज फादर, ये बॉयज फादर है, तो यहाँ पे जो एस्ट्रोफियस की कहानी है, ये जो एस्ट्रोफियस की कहानी है, इसको जैसा कि हम जानते हैं कि हम एस्ट्रोफियस का यूज लिविंग थिंग के साथ करते हैं, लिविंग थिंग के साथ।
बट हम ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के साथ, राइट। लेकिन अगर मैं स्टॉफी एस की कहानी आपको बताऊं, तो अगर हम 1 घंटे की भी क्लास करते हैं, 1 आवर की भी क्लास करते हैं, तो आपको 3 से 4 क्लास इसको स्टॉफी एस को पढ़ने में लगेगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप यही बस लिविंग थिंग के साथ हमें ये बताना है और नॉन लिविंग के साथ हमें ऑफ लगाना है। तो उतना से आप कहेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा और समझ लूंगा किताबों को अपने, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप उतना से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल ये जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये टेबल है, तो टेबल का मतलब टेबल होता है और ये नाउन है, इतना जान लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी इंग्लिश समझ सकता हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वो इंग्लिश आपको ही आएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहूँगा कि आप स्पोकन इंग्लिश कहीं से पढ़ के भी आएंगे इस तरह से, तो आपको कोई इंग्लिश ना ही बोलने आएगा और ना ही कहीं पे कुछ लिखा तो वो समझ में आएगा। इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बातों को समझ सके, जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनकर समझें और उस बोल सके, और कहीं पे कुछ लिखा है तो समझ सके। अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम स्पोकन कर रहे हैं, कहीं से नोटिस आ गया आपके घर पे और आपके पिताजी बोलते हैं कि इसको पढ़ रहे हैं आप, तो पूछेंगे किससे? तो आप पढ़ने लगे और पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी बातें, बिकॉज वहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ किए होंगे, जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें यूज़ किए होंगे, आपकी समझ से बाहर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से चीज़ों को देखें कि टेबल है तो क्या टेबल में टेबल ही होता है क्या? क्या इसको हम वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तभी तो आप सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ पाएंगे, है ना। वर्ड को उनके फंक्शन के ही आधार पे तो बांटा गया है। आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे जैसे एस्ट्रॉफी एस की कहानी पढ़ी आपने, मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एस्ट्रॉफी एस का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑफ का यूज़ लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो कहानी मैं यहाँ पे बस एक टेलर देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्टोरी से क्या क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब आएगी, नेक्स्ट वीडियो, तो हम पूरी हर चीज़ डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बड़ा होगा, पर आपको वीडियो पूरी तरह से वॉच करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं करूँगा जो आपको स्टोरी पढ़ने से मिलेगी। मैंने ये कहा कि मैं वीडियो डालूंगा तो आप वीडियो देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप एक स्टोरी की बुक खरीदिए और वहाँ से क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो भी वर्ड मीनिंग मिलता है उसका हिंदी, एक वर्ड के बहुत सारे हिंदी हो सकते हैं, इसलिए सभी हिंदी को देखिए। उस वर्ड को कभी एडजेक्टिव की तरह, कभी वर्ब की तरह, कभी नाउन की तरह यूज़ किया गया तो ये भी देखिए, तब आप उस वर्ड का सही यूज़ कर पाएंगे, है ना। आगे की कहानी सुनते हैं। अदरवाइज आपने केवल पेन मिस कलम लिख लिया तो होगी कहानी आपकी ख़त्म। पेन मिस कहीं लिखना भी होगा तो वो सेंटेंस आप जब पढ़ेंगे तब पता रहेगा, तब तो उसका सही मीनिंग निकाल पाएंगे, है ना। आते हैं अपनी कहानी पे। एवरी डे, प्रतिदिन, ही हैड टू टेक द sheep टू द ग्रेसी फील्ड्स एंड वॉच देम एज दे ग्रेज। कि उन्हें क्या करना पड़ता है? अब हैड टू का यूज है, तो हैड टू का यूज हम कब करते हैं? हमें पास्ट में कंपल्सन जब बताना पड़ता है, मजबूरी बताना पड़ता है ना, तब हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता था, है ना। और जैसे उसे कहीं किसी जगह पर आप गए थे, है ना, वहाँ पे सब कोई अंग्रेजी बोलता है, वहाँ पे हिंदी नहीं चलती है ना, तो आपको भी वहाँ पे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैड टू स्पीक इंग्लिश देयर, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का ई कभी भी छोटा मत करिएगा, देयर। तो इस तरह से हम पास्ट में चीज़ों को बता सकते हैं जब हमें कंपल्सन बताना होता, मजबूरी बतानी होता, है ना। प्रेजेंट के लिए आप हैव टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वे अब आप ही बताइए कि कोई भी ग्रेसी फील्ड होगा, जो घास वाली जगह होगी, जहाँ पे भेड़ियों को चराने जाने, जहाँ पे ये सीप को चराने जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो घर के नज़दीक तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं दूर ही होगा, है ना। कहीं ना कहीं तो दूर होगा ना वो। तो दूर होगा तो उन्हें ग्रेसी फील्ड में ले जाने में थोड़ी समस्या होगी एक बूढ़े व्यक्ति के। तो कहीं ना कहीं दूर होगा, तो ये इनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब देखो मैं ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, टू वॉच ओवर द सी वाइल द ग्रेज इन द फील्ड्स।
तो अब ये काम तुम्हें करना है कि जब वे चढ़ते हैं तब उनकी पहरेदारी अब मुझसे नहीं होगी, देखभाल मुझसे नहीं होगी। वॉच ओवर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वॉच ओवर है इसका मतलब होता है देखभाल करना, पहरा देना, हिफाजत करना, है ना। अगर हम एनफ की तो यहाँ पे जो एनफ है, अगर आपने केवल एक ही वर्ड एनफ मतलब पर्याप्त ये पता कर लिया अधिक, तो फिर आगे की जब आगे कोई सफिशियंट लिख देगा, राइट, कोई एडिक्वेट लिख लेगा, जो बेटर वर्ड लग रहा है आपको, अच्छा एडिक्वेट कितना सुंदर वर्ड है इस चीज़ के लिए, तो ये फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मीनिंग मैं क्या निकालूं, है ना। तो ये सभी बातें भी आपको जाननी पड़ेगी कि ये हिंदी के एक ही शब्द के इंग्लिश में कितने सारे शब्द हैं। फिर आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है क्या, ग्रेसी। अब आपको नहीं लगता कि ये ग्रेसी, ये जो ग्रेसी है, ग्रेसी ये कहीं ना कहीं ग्रास वर्ड से बना है, इसमें वाई सुफिक्स जोड़ दिया गया है। वाई क्या है यहाँ पे? सुफिक्स है। इसी तरह से तो बनता है हेल्थ में वाई जोड़ते हैं तब तो बनता है हेल्थी, है ना। डर्ट सुने, डर्टी, इस डर्ट में वाई जोड़ते हैं तभी तो बनता है डर्टी। तो ये जो सुफिक्स वर्ड है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग एंड प्रत्यय, उसी तरह इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है शब्द के पहले लगता है, किसी वर्ड के पहले लगता है, एंड सुफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में लगता है ना। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो वाई सुफिक्स है इसकी मीनिंग जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बस ये बात बताना चाहता हूँ कि हम वर्ड से क्या क्या सीख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि हर वर्ड को क्या आप याद करेंगे, रटेंगे? कुछ ऐसे वर्ड है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कुछ रूल्स है, जो किस चीज़ से मतलब ये पता चल जाए तो हम उनका मीनिंग निकाल सकते हैं अपने आप ही, दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। am I right? तो आते हैं नेक्स्ट। हुआ क्या कि यहाँ पे कि however the boy was unhappy and didn't want to take the sheep to the fields। ये लड़का खुश नहीं है इस बात से कि भैया मैं नहीं ले जाना चाहता, इसका मन नहीं था, ये ले जाना नहीं चाहता था। आगे जब मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि जैसा आप देख रहे हैं पूरे कहानी में देख रहे हैं कि पास्ट टेंस का ही यूज हो रहा है। तो हम जब स्टोरी राइटिंग करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, राइट। कभी आपने ये भी देखा होगा जब आप न्यूज हेडलाइन पढ़ेंगे, न्यूज, तो आप ही बताइए कल की न्यूज है, आज हमारे पेपर में छप के आई, तो वो हेडलाइंस जो होती है, हेडलाइंस वो प्रेजेंट में क्यों होती है? जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे पूरी डिटेल से तब आपको पता चलेगी। या फिर आप कभी कमेंट्री देखते हैं, कमेंट्री, तो कमेंट्री में भी क्या होता है कि जो घटनाएं घट जा रही है उसको हिंदी में तो हम पास्ट में बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि महामहिम आए और अपना स्थान ग्रहण किए, है ना, इस तरह से बोलते थे, क्या है पास्ट में। बट जब हमें इंग्लिश में कमेंट्री करने की बारी आती है तो उसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि द प्रेसिडेंट कम्स एंड सिट्स, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं ले जाना चाहता, ही वांटेड टू रन एंड प्ले, इसको खेलना कूदना, यही दौड़ना, यही सब पसंद है। नॉट वॉज द बोरिंग सीप ग्रेस इन द फील्ड, कि इन सीपों को देखना इसको अच्छा नहीं है, कि मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करना चाहता, है ना। सो ही डिसाइडेड टू हैव सम फन, कुछ फन करना चाहता है, इसने निर्णय कि चलो भाई कुछ फन करते हैं। ही क्राइड वॉल्फ वॉल्फ until the entire village came running with the stones to chase away the wolf before it could eat any of the sheep। कि वोल्फ जो है किसी सीप को खाए उससे पहले वो दौड़ कर आए, पत्थरों के साथ दौड़ते हुए आए पूरी विलेज, पूरी गांव, ताकि ये जो वोल्फ है उस सीप को ना खा पाए। When the villagers saw that कि there was no wolf, अब जब विलेजर्स ने देखा कि भाई कोई वोल्फ ही नहीं है, कोई वोल्फ ही नहीं है, they left muttering under their breath about how the boy had wasted their time, कि इस लड़के ने कैसे हमारे टाइम को वेस्ट कर दिया गया है। इस बात को लेकर के वो अपने ही अंदर, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, मटर अंडर देयर ब्रीथ का मतलब हुआ कि कोई बात मन ही मन अंदर ही अंदर बुदबुदाते हुए या सॉफ्ट बहुत ही स्लो साउंड में बुदबुदाते हुए चले गए, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये वाला लेफ्ट मटरिंग, और फिर यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लगा है कि केम रनिंग। तो इसका कहीं ना कहीं इसका हिंदी कैसे निकलना चाहिए हमें, कि जैसे कि यहाँ पे ये है केम रनिंग,
केम रनिंग एंड लेफ्ट मटरिंग था, लेफ्ट मटरिंग। तो यहाँ पे जो मटर है, MUTTER, मटर खाने वाला मटर नहीं, इसका मतलब होता है बुदबुदाना, कोई काम मन ही मन, मतलब सामने वाले को जिसको कह रहे हैं ना, जिसके बारे में कह रहे हैं उसको सुनाई नहीं देना है, इस तरह से कहना। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है, तो इसका क्या है, ये V2 है, उसके बाद ये जीरंड है कि कोई काम करते हुए जाना। तो इस सेंटेंस का हिंदी, अब जैसे अब फिर कोई अब आप भी इस तरह के सेंटेंस कभी बोलना चाहते हैं कि वो हंसते हुए आया, तो कैसे बोलेंगे, वो हंसते हुए आया, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वो हंसते हुए आया। तो फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे लगा था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा। अब काम हुआ कौन सा, ये हो गया आया, तो आया को लेंगे पास्ट, तो केम हो जाएगा, और लाफ का लाफिंग लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से बना सकते हैं। आपके लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, जैसे वो मोबाइल चलाते हुए आया, इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो यहां तक आप समझ गए कि इस लड़के ने उनको मूर्ख बनाया है ना, मतलब फन करना है तो ऐसे कोई करता है क्या, बाद में कोई विश्वास भी नहीं करेगा। आइए देखते हैं। द नेक्स्ट डे द बॉय क्राइड वंस मोर, कि अगले दिन वो लड़का फिर से चिल्लाया, वुल्फ 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 वुल्फ, एंड अगेन द विलेजर्स रस्ट, यहाँ पे ये एच है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रस्ट देयर टू चेस द वुल्फ अवे, कि वो फिर दोबारा, मतलब अभी चिल्लाएगा कोई भी वल्फ वल्फ, तो ये जो विलेजर्स थे वो झटपट आए। रस का मतलब होता है RUSH का मतलब होता है झटपट जाना, है ना, तो वो झटपट आए टू चेस द वुल्फ अवे, उस वल्फ को दूर भगाने के लिए वो जल्दी से आए, जितने भी विलेजर्स थे। अब आगे की कहानी देखिए कि ये जो विलेजर्स थे, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहा है? तो हम इस बात को आगे पढ़ते हैं तो हमारी कहानी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए क्या करता है, द बॉय लाफ्ड एट द फ्राइट, मतलब देख लो, ही हैड कॉस्ट, मतलब ये लड़का हंसा उनको देख करके कि भाई वो तो डर के जल्दी से आए थे, है ना। दिस टाइम द विलेजर्स लेफ्ट एंग्रीली, अब ये जो विलेजर्स थे वो चले गए गुस्से में। अब मतलब कोई बुला रहा है, मतलब मदद के लिए, और जब वो वहां पे जा रहे हैं तो कोई वैसा संकट ही नहीं था, और उन पे हंसा जा रहा है ना, उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा ना। तो वो चले गए, लेफ्ट का मतलब लीव का मतलब जाना या छोड़ना भी होता है, तो वो चले गए वहां से, गुस्से में चले गए। द थर्ड डे एज द बॉय वेंट अप द स्मॉल हिल, कि जैसे ही तीसरे दिन, जैसे ही वो लड़का एक छोटे से हिल पे पहुंचा गया, ही सडनली का मतलब अचानक, वो अचानक सा अ वॉल्फ अटैकिंग हिज शिप, कि उसने एक वॉल्फ को देखा और वो अटैक कर रहा था किस पे, उसके सीप पे। अब यहाँ पे उसके सीपों पे, है ना, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं। ही क्राइड एज हार्ड एज ही कुड, मतलब इतना जोर से चिल्लाया जितना जोर से वो चिल्ला सकता था। कुड का मतलब सकता था यूज करेंगे ना, वल्फ वल्फ वल्फ, बट नॉट अ सिंगल ब्लेजर केम टू हेल्प हिम, मतलब अब फिर चिल्ला रहा था, इनको यही लग रहा होगा कि वो उनका मजाक बना रहा है, इसलिए कोई भी सिंगल विलेजर भी नहीं आया इसकी मदद करने के लिए। द विलेजर्स थॉट दैट कि ही वाज ट्राइंग टू फूल देम, इनको लगा कि ये जो है ना, ये लड़का, ये हमको मूर्ख बना रहा है, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है ना, अगेन, और फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड डिड नॉट कम टू रेस्क्यू हिम और हिज शिप, तो इसलिए वो क्या किया कि आए ही नहीं इनको बचाना। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना। और भी वर्ड्स हो सकते हैं बचाने का, क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेस्क्यू देखा आपने, रेस्क्यू, तो इसकी जगह हम कभी सेव भी यूज कर सकते हैं, सेफ गार्ड भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, एक ही शब्द के कितने सारे इंग्लिश है। डिफेंड भी यूज कर सकते हैं, डिफेंड, प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और गार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे हैं बचाने के इंग्लिश, अब याद रखो आप, है ना, तब आप कहीं पे भी देखेंगे तो आप इसका हिंदी निकाल पाएंगे। तो ये क्या हुआ कि द लिटिल बॉय लॉस्ट मेनी शिप दैट डे ऑल बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, कि उस दिन उस लड़के ने बहुत सारे शिप को खो दिया, और ये सभी हुआ क्यों, इसकी मूर्खता के कारण। सब क्यों हुआ, इसकी मूर्खता के कारण। बात समझ रहे हैं? और कुछ कारण यहाँ पे नहीं था। इसलिए कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़ो, है ना, किसी भी व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए हमें।
नेवर ब्रेक ट्रस्ट, है ना, कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़ो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लाइंग ब्रेक ट्रस्ट, इवन इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ, नो वन बिलीव्स अ लायर। कि आप सच भी बोल रहे होंगे ना तो कभी तब भी कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि एक लायर पे कोई भी विश्वास नहीं करता है ना। सो कहते ना कि स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई, हमेशा सत्य बोलो। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको यही कहूंगा कि आप क्या कीजिए, कि ये जो स्टोरी मैंने आपको हिंदी बताई उसका हिंदी आप लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। एक पेज लीजिए आप अपने, और वहां पे क्या कीजिए, उस पेज पे लिखिए इस स्टोरी की पूरी कहानी, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी लिखना है और मेरे टेलीग्राम इंग्लिश विद मनीष पे भेज देना है, ठीक है। इंग्लिश विद मनीष मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भेजिए, मैं उसको चेक करके फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और कभी आपने यूपीएससी का नाम सुना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुना है, जिसे जो कंडक्ट करती है आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है, तो आपके कहीं आप सपने होंगे तो फ्रेंड्स उसमें कंपल्सरी पेपर होता है इंग्लिश का, है ना। जैसे आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी करेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर देना पड़ेगा। कोई गुजराती सेलेक्ट कर सकता है ना, कोई मलयालम, कोई तमिल कर सकता है। तो जैसे आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में पैसेज आता है कि आपको जो लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं छोटी छोटी कहानियों से, और बड़े बड़े बाद में मैं आपको कुछ पेपर के क्लिप्स दे दूंगा वहाँ पे समझा करके, और आपको कहूँगा कि इसका ट्रांसलेट करके मुझे टेलीग्राम पर भेजिए। इस तरह से आप सीख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपके पास इतने सारे ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे, सारे रूल्स जान चुके होंगे, इतने सारे वर्ड होंगे कि आप एक सेंटेंस को बोलेंगे तो आपके जबान पे लॉट ऑफ वर्ड्स होंगे। सो फ्रेंड्स, इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन।